हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, तो आज हम मैथ का एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे तो 11 नंबर सॉल्व करना है मैथ का, तो प्रैक्टिस सेट 11 होगा आपका, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चंस होंगे पूरे आपके मैथ के प्रैक्टिस सीरीज के। तो आइए देखते हैं। ये 11 नंबर टेस्ट रहेगा आपका, 11 नंबर का होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं क्या होगा। पहला है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 2, 3 और 4 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त होता है। कितना? एक। प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त होता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऐसी कैसी संख्या बतानी है? 3 अंकों की संख्या बतानी है, जो कैसी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो जब कोई संख्या 2, 3 और 4 से विभाजित होती है, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। इनका जो एलसीएम होगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अगर हमसे सिर्फ संख्या पूछी जाती तो हम यहाँ 12 बता देते। हमसे रिमाइंडर भी एक है, और तो इसका मतलब है संख्या जो होगी 12k+1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? 12k+1, मतलब 12 से भाग दें और रिमाइंडर कितना? 1। और कितने अंकों की संख्या मुझे चाहिए है? 3 अंकों की। कंडीशन भी है, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 3 अंकों की। अगर उस संख्या को 3 अंकों का होना है तो अब इस 12 का मल्टीपल आपको खोजना पड़ेगा 3 अंकों में ले जाकर। 12 का मल्टीपल कितने अंकों में? 3। तो 12 निम्मा 108। तो 108 तो ऐसा होगा जो कंप्लीट डिविजिबल होगा। लेकिन अगर आपको शेषफल 1 चाहिए तो संख्या कितनी होनी चाहिए? 109। संख्या कितनी होनी चाहिए? 109। अगर 109 संख्या होगी तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, अगला देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है, 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। रिया को मिलने वाला डिस्काउंट परसेंट कितना है? ये ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में कि कुछ वस्तुएं खरीदें और कुछ मुफ्त मिले, तो डिस्काउंट परसेंट पूछा जाता है। तो देखिए, बड़ा आसान सवाल होता है। उसने कितनी चूड़ियां खरीदी समझ लेना आप लोग। कितनी खरीदी है? 20। मुफ्त में कितनी है? 5। तो जब आप 20 खरीदेंगे, 5 फ्री मिलेंगी, तो आपके पास टोटल तो 25 आप लेकर आए। कितनी चूड़ियां लेकर आएंगे? 25। अब बताइए, 25 आप लेकर आएंगे। अब अगर आप बताइए 25 लेकर आएंगे, 25 में फ्री कितनी है? 5। तो डिस्काउंट तो 5 का हुआ। तो जो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंट बनाना पड़ेगा। हमें 5 फ्री मिली, कितने पर? 25 पर। 20 पर नहीं, 25 पर डिस्काउंट, क्योंकि हम जो वस्तुएं लेकर आए हैं 25, पैसे हमने कितने के दिए? 20 के। तो फ्री हमारे लिए कितनी हुई? 5 हुई। और एमआरपी पर डिस्काउंट होता था। एमआरपी तो दुकानदार के लिए तो 25 ही रहेगा, इसीलिए 5/25%। बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 चौको 100, 5 चौको 20%। कितना आंसर हो जाएगा? 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 20% का। ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। 16% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की राशि पर अनुमानित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात तो कीजिए। आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज किस पर? 10,000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर क्या मिलता है? ब्याज। रुपए कितने हमारे पास? 10,000। हमें ब्याज चाहिए 2 साल का। तो ये पहला साल और ये दूसरा साल। समझ लेना, बड़ा आसान होता है। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 10,000 रुपए पर ब्याज निकालना होगा तो आप पहले मूलधन से सीधा मिश्र धन बना लेंगे फॉर्मूले से, तो आप घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या, 16%। अब बताओ, पहले साल जो ब्याज मिलेगा 10,000 का 16% कितना होगा? 1600। दूसरी साल भी कितना होगा? 1600। अब जब दूसरी साल हम ब्याज मिलेगा हमें, तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। क्या होता है? ब्याज पर। तो पहले साल कितना ब्याज मिल चुका था हमें? ये ब्याज मिल चुका था, इसका और 16%। जब इसका 16% आपको ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 256। ये टोटल ब्याज हो जाएगा। ये टोटल ब्याज,
ये हो गया हमारा 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा फिर 3456। कितना ब्याज मिलेगा 2 साल में? 3456 रुपए। क्लियर है? और नहीं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, आप नया ऑप्शन लिख लीजिए 3456। यही आपका आंसर है। अगला देखिएगा, अगला है 25 वस्तुएं 8625 रुपए में खरीदी जाती हैं और 12675 रुपए में बेची जाती है। प्रति वस्तु अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ है? देखिए, जो लाभ एक वस्तु पर होगा वही लाभ आपका सभी वस्तुओं पर होगा, क्योंकि परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि समान रेट पर खरीदी जा रही हैं वस्तुएं और वस्तुएं समान रेट पर बेची भी जा रही हैं, तो लाभ का जो परसेंट होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा, परसेंट नहीं बदलता। आप सीधा सा निकाल लीजिए, कितने रुपए में? 8625 और बेची कितनी गई है? 12675। आप चाहे तो इसी रेट पर, ये क्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा? हमारा अंकित मूल्य होगा। इसी रेट पर हम आंसर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं एक वस्तु का, तो आप 25 से भाग देकर एक एक वस्तु की कीमत निकाल लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत कितनी है और एक वस्तु बेची कितने में की गई है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देख लीजिए, अब 25 वस्तुओं की कीमत है इतनी, तो एक वस्तु की बना ले फिर। अब 25 का भाग दे दीजिए, 25 का भाग, तो एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। देखिए हमें ध्यान से, जैसे 25 वस्तुएं कितने में खरीदी गई हैं? 8625 रुपए में। 25 वस्तुएं कितने में खरीदी गई? 8625 रुपए में, तो ये सीपी होगा। और 25 वस्तुएं बेची कितने में गई है? एसपी हो जाएगा 12675। बेची गई है कितने में? 12675 रुपए। हमें बताना है इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए कितना परसेंट लाभ होगा। आप देखिए कितना लाभ हो रहा है, 8625 से 12675, 8 4 12, मतलब 4050 रुपए का लाभ। कितना लाभ है? 4050 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 4050 रुपए का लाभ है। जब बताइए 4050 रुपए का लाभ है कितने पर? ये सीपी होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पता करना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य से हमेशा भाग दिया जाता है, और परसेंट बनाने के लिए 100 का थोड़ा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो कितना आंसर होगा? 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। 5 से काट लेंगे, 5 का 30, 5 ने 45, 15 से भी काट सकते थे, तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 0, 3 से काट लेंगे 23 और ये 27, 27 चौको 108 हो जाएगा आंसर 1080 बटे 23%। यह हमारा आंसर है। सॉल्व करेंगे थोड़ा और, 23 चौको 92, 8 16 160 बचा। अगर पूरा 7 होता, 1 होता, तो 23 सत्ते 161 हो जाता, तो लगभग 47% आंसर आपका हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? 47% हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप इन सवालों का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और मैंने जो पिछले 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रखे हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। अगला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 4.5%। देखिए, जब ग्राहक को डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? एमआरपी पर। अगर आपकी वस्तु की एमआरपी 100 है, तो इसी पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। और जैसी एमआरपी पर डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट के बाद वह वस्तु क्या बन जाएगी? विक्रय मूल्य, क्योंकि बिच जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप बताइए, 100 रुपए की वस्तु है, 4.5% का डिस्काउंट है। मैंने मान लिया अगर 100 रुपए की वस्तु होगी, 4.5% डिस्काउंट होगा, यह वस्तु 95.5
तो आप जब कम करेंगे तो 95.5 रुपए की बिक जाएगी। कितने की बिक जाएगी? 95.5 रुपए की। ये सवाल में, लेकिन एक लड़की ने इस वस्तु को कितने में बेचा है? 191 रुपए में, लेकिन वास्तव में कितने में बेचा है? 191 रुपए में। तो आप बताइए 95.5 का मान कितना होगा? 191। ये देखो 95 दूनी 190, मतलब सीधा डबल लिखा हुआ। एक की वैल्यू कितनी है? 2। हमने रेट कितना माना था? 100। 100 में 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 200। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सॉरी, एमआरपी कितनी होगी? 200। एमआरपी हमसे पूछी गई है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 200। इसे वस्तु से हम डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। मतलब उसने 10 पंखे बेच दिए, मतलब यह हो गया कि 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो क्या कह रहा है? 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब क्या है कि जब उसने 10 पंखे बेच खरीदे तो 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है? तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आप बता सकते हैं, तो बताइए, यहां से आप सीपी और एसपी इनका रेशियो बना सकते हैं, तो 8/10। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सीपी कितना है? 8 और एसपी कितना है? 10। मतलब 8 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी है? 10 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 2 का। 2 का प्रॉफिट कितने पर? 8 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, तो 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे कितना? 25%। कितना प्रॉफिट हो गया उसे? 25% प्रॉफिट। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्ण के आधे भाग, समचतुर्भुज है जिसके आधे भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण के आधे भाग दिए गए, मतलब यह विकर्ण का आधा है 75, तो पूरा कितना होगा? 150। मतलब D1 कितना हो गया? 150। एक दूसरा विकर्ण का आधा कितना है? 90, तो पूरा कितना होगा विकर्ण? 180। इसका मतलब D2 कितना हो गया? फिर 180। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 D1 D2। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 D1 D2। आसानी से सॉल्व कर लीजिए, रख दीजिए वैल्यू। 1/2 D1 कितना आ जाएगा? 150। D2 कितना आ गया है? 90। गुणा करा लीजिए। इसे जब आप 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। सॉरी, D2 कितना है? 180। D2 कितना है आपका? 180। गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा? 75 गुणा 180। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। तो आप या तो फिर 8 का मल्टीपल देख लीजिए, 25 8 200, 9 का मल्टीपल खोज लीजिए, 27, ये सारे 9 के मल्टीपल ही हैं। तो गुणा करा लेते हैं। देखो 0, 18 पंचे 90, 9 आएगा, 18 सत्ते 126 और 9 135, कितना हो जाएगा? 13,500 है कहीं पे? ये रहा आपका आंसर, 13,500 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब रोम्बस होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ D1 D2। कितना होता है? हाफ D1 D2। अगला देखते हैं। अगला, एक घोल में 50 लीटर शुद्ध दूध है। 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। फिर से मतलब बदल दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 10 लीटर एक बार, 2 बार, और यह प्रक्रिया एक बार और, कुल मिलाकर 10-10 लीटर कितनी बार मिश्रण बदला है? 3 बार। तो देखिए कितना मिश्रण? अभी 50। अभी कितना है? 50। अब बताइए, अगर आप 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो मात्रा कितनी बचेगी? 40। कितनी बचेगी? 40 बचेगी। और फिर आपने 10 लीटर पानी मिला दिया तो हो कितनी जाएगी? 50।
तो 50 का भाग फिर से आपने 50 कर दिया तो 50 का ही भाग दे देंगे। क्लियर है। अब यह प्रक्रिया अगर आपने 4 बार की है तो इसे 4 बार लिख लेंगे, 3 बार किया है तो इसे 3 बार। हमने कितने बार दोहराई है? 3 बार, तो हम इसे कितनी बार कर लेंगे? 3 बार। 40/50 और 40/50, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32, 32 चौको 128/5। सॉल्व करेंगे तो 25.6 लीटर। कितना हो जाएगा आंसर? 25.6 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है थोड़ी सी और आसानी से कर सकते हैं। अगला है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना % है? एक गोला है, एक गोला, ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का एरिया जो होता है वो क्या होता है? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। और गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3πr³। आर हमें दिया गया, आर कितना है हमारे पास? 6। हमसे ये पूछा गया है कि ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल पूछा गया है कि ये जो क्षेत्रफल है आयतन का कितना % है? मतलब 4πr², 4/3πr³ का कितना प्रतिशत है? देखिए परसेंट बनाने के लिए किसका परसेंट पूछा गया? 4πr² का। किससे पूछा गया? 4/3πr³ से। परसेंट बनाना है तो 100 का गुणा। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई, ये r² से r², 3 बचा तो 3 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3/r × 100। r की वैल्यू कितनी है? 6 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये इतना आंसर हो जाएगा। तो 3/6 × 100, तो काटेंगे 1/2 मतलब 50%। कितना आंसर हो जाएगा? 50%। ये हमारा आंसर है 50%। ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है, किसी भी फॉर्मूले में किस पर परसेंट बनाएंगे? त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। अगर ये यहाँ पर ये त्रिज्या बदल जाती तो हमारा आंसर भी बदल जाता। देखिए रेडियस इसकी 6 है तो आंसर कितना आएगा? 50%। उसने वैल्यू बताई है तो उसी हिसाब से मैंने सवाल को सॉल्व किया। आगे एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 32 रन है। मतलब 11 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी है? 32। आप देखिए ध्यान से कि 11 खिलाड़ियों का औसत जो है वो कितना है? 32। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे इन 11 खिलाड़ियों के? तो 11 गुणा 32, 11 का जब 32 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 352। इसका मतलब है कि 11 खिलाड़ियों के टोटल रन जो है वो कितने हैं? 352। फिर हमसे कहा गया 10 खिलाड़ियों द्वारा, कितने खिलाड़ियों द्वारा? 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन ये दिए गए, टोटल दिए गए कि नहीं? ये देखो यहां से यहां तक 14 है। तो इन 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, तो 10 खिलाड़ियों के टोटल रन कर लेते हैं। 10 खिलाड़ियों ने टोटल कितने रन बनाए हैं, इनको ऐड कर लें। तो और फिर हमसे पूछा गया कि 11वें खिलाड़ी का रन कितना है, 11वें खिलाड़ी का पूछा गया। अब बताइए 11 खिलाड़ियों का टोटल है 352। अगर 10 खिलाड़ियों का टोटल पता चल जाए तो उसमें से घटा देंगे तो 11वें खिलाड़ी के मार्क्स नंबर आ जाएंगे या रन आ जाएंगे। तो इनको ऐड कर लेते हैं, देखिएगा ऐड करना है तो 11 और 52 कितना होता है? 62, 62 और 2 64, तो ये कितना हो जाएगा? 64। इसे जोड़ लेते हैं, 96 और 21 170, 117 होता है तो कितना? 150। कितना हो जाएगा? 150। 32 और 9 41, 41 और 14, ये 41 और वो 14, कितना हो जाएगा? 55। अब इसे ऐड कर लीजिए, 41 14 यहां से 55 और ये यहां पर कितना? 64। तो 5 4 9, 5 5 10 6, 5 5 10 6 16, 269। कितना हो जाएगा? 269। मतलब 10 खिलाड़ियों के जो टोटल अंक है, टोटल रन है वो कितने हैं? 269। घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3
14 में से 6 गया 8, तो 11वें खिलाड़ी के जो नंबर है या जो रन है वो कितने हो जाएंगे 83। घटा लेना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, ये आपका आंसर हो जाएगा 83। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है और 10 सेकंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी 14.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? अब बताइए, चोर भागेगा, ध्यान देना है, चोर की गति है 12 मीटर प्रति सेकंड। चोर की गति कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, जब चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागेगा और कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी पीछा करेगा। चोर ने जहां से भी दौड़ना शुरू किया होगा वहां से 10 सेकंड में कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर ही लेगा। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए चोर यहां पर था और ये भागा तो 10 सेकंड में ये यहां से यहां चला गया होगा। अब नई कंडीशन में चोर यहां पर है और सिपाही यहां पर है, सिपाही यहां पर आ गया और चोर की गति कितनी है? 12। चोर की गति कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। और सिपाही की गति कितनी है? 14.5 मीटर प्रति सेकंड। और चोर यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंचा है? 10 सेकंड में। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी, डिस्टेंस, चोर ने कितनी दूरी तय की? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चोर की चाल थी 12, समय लिया उसने 10, तो मतलब 120 मीटर चला गया। कितना चला गया? 120 मीटर। अब क्या करेगा? अब सिपाही इसका पीछा करेगा। अब बताइए, सिपाही उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में चोर भाग रहा था, चोर ऐसे भागेगा। अब बताइए, जब सिपाही इसका पीछा करेगा तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की चालें क्या होगी? घट जाएंगी, सापेक्ष गति आएगी। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष गति में क्या होता है? दोनों की चालें आपस में घट जाती हैं। तो बताओ, ये 14.5, ये 12 है, तो स्पीड कितनी रह जाएगी? केवल 2.5। स्पीड कितनी रह जाएगी? 2.5। डिस्टेंस कितनी है? 120। अब बताइए, ये 120 मीटर 2.5 की गति से जाने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा गया आपसे, समय बराबर क्या हो जाएगा? 120/2.5। सॉल्व कर लीजिए, तो ये दशमलव बटेगा तो 0, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, कितना सेकेंड लगेगा? 48 सेकेंड। मतलब सिपाही जो है चोर को 48 सेकेंड में पकड़ लेगा। कितने सेकेंड में पकड़ लेगा? 48 सेकेंड में। ये आपका आंसर। क्लियर है ना? अगला है, यदि 0.25 रेशियो x समानुपात 3:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं ऐसे सवालों को, ये समानुपात का सवाल है। आपको पता है अंदर वाले दोनों रेशियो का गुणनफल बाहर वाले दोनों रेशियो के गुणनफल के कैसा होता है? बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? x में 3 का गुणा कराएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 0.25, 3 का भाग दे दीजिए, तो 25 अट्ठे 200, 2 अंक बाद दशमलव बटे में कितना? 3। तो x बराबर कितना जाएगा? 2/3। x का मान कितना आ जाएगा? 2/3। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, दशमलव 3×18, ये 0.666 आता रहेगा, तो 0.66 ये आपका मान हो जाएगा किसका? x का। अगला देखते हैं। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं। एक व्यक्ति को 40% मत प्राप्त होते हैं और वह 50 मतों से चुनाव हार जाता है। यह मानते हुए कि कोई मत अवैध नहीं है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव है, क्या हो रहा है? एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए, माना डाले गए मतों की संख्या कितनी? 100। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक ए है, एक मान लो बी है। इसको कितने मत मिलते हैं? 40%। अगर इसे 40 मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे? 60। दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 60। अब बताइए, इसे 40 मिले, इसे 60, तो बताओ ये कितने मतों से चुनाव आ रहा है? 20 से। कितने मतों से आ रहा है? 20 से। सवाल में कितने मतों से आ रहा है?
50 से, तो बताइए 20 की वैल्यू 50 होगी, 20 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/20। हमें क्या निकालना है, मतों की कुल संख्या। तो मत कितने हैं टोटल 100, 100 की मान निकाल लीजिए। 20 पंच 100, 50 पंच 250, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 250। कुल मत कितने हो जाएंगे टोटल 250। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आएंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सेट साबित होने वाले हैं। ये सारे जो 11वां सेट है, ये 10 पिछले सेट हो चुके हैं। अगर आप सभी सेट को सॉल्व कर लेंगे तो आपका मार्क्स जो है एसएससी जीडी में मैथ के सेक्शन में बहुत अच्छा आएगा। अगला सवाल है, इसे देखते हैं। लिखा है पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को हर तीसरे दिन क्यू और आर द्वारा मदद मिलती है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अल्टरनेट वाला है, मतलब हर तीसरे दिन, ये कंडीशन है, पी को हर तीसरे दिन मदद मिले, किसकी, क्यू और आर की। मतलब पहला दिन पी अकेले जाएगा, दूसरे दिन भी पी कैसा जाएगा, अकेले जाएगा, लेकिन जैसी तीसरा दिन आएगा पी के साथ क्यू और आर दोनों जाएंगे। क्यू भी एग्जाम देने काम करने जाएगा उसके साथ और आर भी। क्लियर है? तो देख लेते हैं, जैसे पी कितना दिन लेता है 20, क्यू कितना दिन लेता है 30 और आर कितने दिन लेता है 60। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये क्या निकाल ली हमने, क्षमता है। क्या निकाल ली, क्षमता। मतलब अगर P एक दिन में 3 काम करेगा तो Q एक दिन में 2 काम करेगा, तो R एक दिन में 1 काम करेगा। अब बताइए, जब पहला दिन P जाएगा, दूसरा दिन P जाएगा और जैसे ही तीसरा दिन होगा, तीसरे दिन P जाएगा, Q जाएगा और R भी जाएगा। ये तीनों एक साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप बताइए, P अकेला जाता तो एक दिन में कितना कार्य करता 3, क्यू अकेला जाता तो एक दिन में कितना कार्य करता 3, पी क्यू तीनों जाएंगे तो 3 2 5 और 1 6, ये तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे 6। क्लियर है? तो बताइए 1 2 3 कितने दिन हुए 3, कितने दिन हुए 3। इन 3 दिनों में कुल कितना कार्य हो जाएगा 3 3 6 और 6 12। 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 12 हो गया। 3 दिन में कितना कार्य हो गया 12। हमें कार्य कितना करना है 60। कितना कार्य करना है 60। अब बताइए 3 दिन में 12 60, तो 12 का पहाड़ा 60 से ज्यादा ना हो। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 5 तिया 15, तो 15 दिन में पूरा 60 कार्य खत्म हो गया। तो आंसर हमारा कितना 15 दिन, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया है समझ में तो आप क्या करिए, फिर से सब देख लीजिए बहुत ध्यान से। पहले ये क्या है, क्षमताएं हैं सभी की। 30 60 एलसीएम ले लेंगे, तीनों दिन जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जैसे आप इन्हें जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि 3 दिन का टोटल कार्य कितना था 12। 12 का टेबल 60 से ज्यादा ना हो। 12 पंचे 60, तो 5 तिया 15, तो 15 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 60। क्लियर है? तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल होगा आपका, तो अगला सवाल है आपका, एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर और 5 की गति से 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, औसत चाल। देखिएगा, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल,
औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी, आप बताइए दूरी कितनी कितनी हो जाएगी? 15 की गति से 60 किलोमीटर, 25 की गति से 100 किलोमीटर और 5 की गति से 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 60, इसके बाद 100, इसके बाद 20। कुल दूरी बटे कुल समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय हमें पता करना पड़ेगा। हमें समय पता करना पड़ेगा। तो आप बताइए, जब आप समय पता करेंगे तो आप देखते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहले 15 किलोमीटर है, 60 की गति से जाएंगे। आप बताओ 15 किलोमीटर 60 किलोमीटर 15 की गति से जाएंगे तो 15 चौको 60, 4 घंटे पहली कंडीशन में लगेंगे। दूसरे में 100 किलोमीटर, दूसरे में कितना जाना है हमें? 100 किलोमीटर 25 की गति से जाएंगे, तब आपको भी 25 चौको 100, 4 घंटे लगेंगे। फिर जो तीसरी दूरी है 20 किलोमीटर, ये भी आप किस गति से जा रहे हैं? 5 की गति से जा रहे हैं, तो यहां पर आपको कितना समय लगेगा? 4। तो मतलब टोटल समय कितना लग जाएगा? 4 4 4। मतलब पहली दूरी में समय लगेगा 4, दूसरी दूरी का भी 4 घंटे, तीसरी दूरी का भी 4 घंटे। टोटल कितना घंटे? 12 घंटे का समय आपको लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 180 बटे 12। 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा किस गति से जाएंगे तब भी आपको कितना समय लगेगा? 12 घंटे का। ये एवरेज स्पीड। क्लियर है दोस्तों? देखिए औसत चाल जो होती है वो हमेशा क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो ऐसे सवाल आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर छोटे लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ऐसे शंकुओं की कुल संख्या कितनी है? आपको क्या पता करना है? ऐसे में शंकुओं की संख्या आपको पता करनी है, शंकु कितने हैं। जब कभी भी आपको किसी भी आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाए और उसमें शंकुओं की क्या पूछी जाए? संख्या पूछी जाए, संख्या पूछ लिया, तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, हमेशा। अब अगर हम शंकुओं की संख्या निकालेंगे तो संख्या n क्या होती है? बड़ी आकृति कौन सी होगी आपकी? गोले। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब बटे शंकु का आयतन। किसका आयतन? शंकु। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप मान रख दीजिए, देखिएगा ध्यान से, 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है? 21, तो 21 आ जाएगा आपका 3 पाई। क्लियर है दोस्तों? अगला है, नेक्स्ट देखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर। ये शंकु है तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई? 7, तो 7। h कितना दिया गया आपको? 3, तो h का मान 3। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कुल शंकुओं की क्या आ जाएगी? संख्या। देखिए ध्यान से, ये पाई से पाई कटेगा और 7 तिया 21, तो ये 3 से 3 काट लेना, इस 3 से ये 3 काट लेंगे, 7 तिया 21। क्लियर है दोस्तों? हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इतनी बचा हमारे पास, क्या बचा? 4 गुणा 3 गुणा 21 तिया 63 चौको 252। शंकुओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 252। कितने शंकु आ जाएंगे? 252। ये आपका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए,
इस सवाल का आंसर देंगे आप लोग। शराब और पानी के घोल में, शराब और पानी के घोल में शराब का प्रतिशत मतलब प्रतिशत सांद्रता हमें बतानी, इनका रेशियो कितना है? 7:1। देखिएगा, शराब है हमारे पास और पानी, इनका अनुपात है कितना? 7:1। शराब और पानी का अनुपात कितना है? 7:1। हमें जो है वो प्रतिशत बताना है किसका? शराब कितने परसेंट है। तो शराब हमारे पास 7 लीटर है, पानी कितना है? 1, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 लीटर। टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 लीटर। अब बताइए, शराब है 7, टोटल मात्रा है 8, परसेंट बनाएंगे कितने का? गुणा, सॉल्व करेंगे तो 12.5, गुणा कराएंगे 87.5। कितने परसेंट शराब की मात्रा आ जाएगी? 87.5%। अगला है, अगला देखिएगा, अगला सवाल देख लीजिए। अगला है 30, 36 और 40 के लासा को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। x का मान ज्ञात। x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए, हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? 30, 36 और 40 का लासा क्या निकालना पड़ेगा? 30, 36 और 40 का लासा। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। और 360 को जैसे आप 10 से विभाजित करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 36। उसने सवाल में क्या बताया? जब परिणाम जो है x का वर्ग है तो 36 किसका वर्ग होगा? x का वर्ग होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है दोस्तों? x का वर्ग दिया गया था तो हमने x का मान निकाल लिया। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई 13 और 35 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 13 है और तिरछी ऊंचाई मतलब L 35 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शंकु जो होता है, शंकु का CSA जो होता है वो कितना होता है? पाई r। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r कितना गिवन है? 13। और L कितना दिया गया है? 35। इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 7 पंचे 35, 22 पंचे 110 गुणा 13, 143 जीरो मतलब 1430 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, ये आपका एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 11 था, मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 था आपका। अगर आपको समझ आ रहा है तो दोस्तों ये शेयर जरूर कर दीजिए। आज की क्लास में थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी कि गला ठीक नहीं था, थोड़ा खांसी आ रही थी बार बार। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।